Yeah, I hope the screen is visible to you. तो आज के Yes, लेक्चर sir. में हम शुरू करने वाले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखा बिफोर टू स्टार्ट विद द सेशन कुछ चीज़ें हैं जो वो पहले समझ लो। तो जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, मोस्टली हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मेरा जो पार्टिकल नेचर होता है या फिर वेव नेचर होता है, ये दो अलग अलग नेचर है मेरे पास। तो इनको सीखने के लिए कुछ अलग लॉज होते हैं, कंप्लीटली अलग। पार्टिकल नेचर के लिए अलग लॉज है, वेव नेचर के लिए अलग लॉज। ओके, ठीक है। लेकिन आगे जाके डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि अगर मैं प्रॉपर कंडीशंस या फिर सर्कमस्टेंसेस कंसीडर कर लूँ, तो ये जो पार्टिकल है ना, दैट पार्टिकल विल बिहेव एज अ वेव। ऑन द अदर हैंड दैट वेव कैन बिहेव एज अ पार्टिकल। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है? कि ये ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर में हम क्या समझते हैं? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। एक चीज हमेशा याद रखना, ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है। और इसी की वजह से आगे जाके एक अलग सी ब्रांच, जो कि बहुत ही अलग ब्रांच है, स्टैब्लिश हुई, इसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो है, पार्टिकल और वेव नेचर का जो डिफरेंस है, इसी के बेसिस पे वो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स है अपने पास। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो बहुत ही अलग है, या फिर हम उसे कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रेंज है, जो कि अभी तक हमने कभी पढ़े नहीं थी या फिर उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। ठीक है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम या फिर सबसे अच्छा काम किसने किया है? तो आइंस्टाइन ने किया है। ओके, जिसके वजह से ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो ब्रांच है, अपना फिजिक्स का जो ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, उसको रिवाइज किया गया, डेवलप किया गया। ठीक। ओके, तो देखना, तो ये जो है ना, पार्टिकल और वेव नेचर को समझने के लिए हमें उन्होंने क्या किया? तो क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखना, पार्टिकल नेचर रहेगा या फिर वेव नेचर रहेगा, ये कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? फंडामेंटल एट्रीब्यूट जिसे हम कह सकते हैं, एकदम फंडामेंटल। ये कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी है नहीं। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? या फिर पार्टिकल नेचर रहे या फिर वेव नेचर रहे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का एक्सपेरिमेंट करने वाले और आप कौन से टाइप का ऑब्जर्वेशन करने वाले। ओके, तो ये पार्टिकल और वेव नेचर किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। सो सर इस चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट्स है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन ये सब इम्पोर्टेंट है क्या? यस। तो सो सर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे या फिर एप्लीकेशन बेस्ड तो कुछ? हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि केस स्टडी में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, अगर पूछा जाए तो इसके ऊपर डायरेक्टली केस स्टडी के ऊपर ही पूछा। तो ओके। मिक्स भी हो सकता है। सर आप एक बार कौन क्या क्या टॉपिक इंक्लूडेड है वो बता सकते हैं क्या? इस चैप्टर मतलब में देखा, देखा था मैंने बट इस चैप्टर में ऑलमोस्ट कंफर्म। सारी चीजें हैं। सिर्फ जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है ना, अ, जो सर बट वो डाविसन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिया था ना? नहीं नहीं, वो है डाविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ना, उसको हटा हम्म। दिया गया। बाकी सारी चीजें हैं इसमें, सिर्फ इतना ही पार्ट हटा दिया है। ओके। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये पूरा चैप्टर है। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसे हम हटा सकते थे, अलग से कर सकते थे, तो वो सिर्फ उन्होंने लास्ट वाला पार्ट हटा दिया। ओके, फॉर दिस ईयर ओनली। तो देखना, अब ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर, यहाँ पे हमने बात की क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में फोटॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फोटॉन्स के बारे में सोचेंगे। तो देखना, सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स क्या है वो समझ लो। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स?
ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे, नो इशू, लेकिन थ्योरेटिकल है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ये मैथमेटिकल मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है पार्टिकल का बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल ऑन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। समझ रहे? क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्या? मैथमेटिकल मॉडल that describes behavior of particle on an atomic level and subatomic level। तो ये सिंपल डेफिनेशन रहेगा मेरा क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या किया? क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें एक चीज़ बता दी कि जो मैटर है और जो भी एनर्जी है, वी कैन क्वांटाइज दैट पार्ट। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बंडल्स में, डिस्क्रीट बंडल्स में हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो मैटर एंड एनर्जी कैन बी क्वांटाइज। अब ये क्वांटाइजेशन वाला जो पार्ट है, हमने कहाँ पे पढ़ा था? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे पढ़ा था हमने, याद है आप लोगों को? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे, टोटल चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटू ई। मतलब ये फंडामेंटल जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसके बेसिस पे हम इसको टोटल चार्ज को डिफाइन कर सकते। तो सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ करने वाले, मैटर एंड एनर्जी कैन बी क्वांटाइज। तो उसके लिए फोटोन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था प्लैंक ने। ठीक है, अराउंड 19th सेंचुरी स्टार्टिंग में, यस वी कैन कंसिडर 1900 और 1901। तो प्लैंक ने क्या प्रपोज किया? जो भी मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दैट रेडिएशंस और सिंपली लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता है, या हमने सीखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम रेडिएशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट, बराबर ना? समझ रहे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मेरे, इज क्वांटाइज, ये प्लैंक ने बताया था। एंड इसने कहा था कि इट एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री अमाउंट्स कॉल्ड एज फोटॉन। इसे फोटॉन कहा जाता है। देखेंगे हम फोटॉन को किस तरह से किया गया है। सबसे पहले हम प्लैंक की थ्योरी देख लेते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक थ्योरी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द प्लैंक थ्योरी रहेगा। उसने क्या कहा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर जो भी मेरे लाइट वेव्स है, वी कैन क्वांटाइज दैट। एंड ये जो क्वांटाइजेशन हम कर रहे हैं, दैट एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री अमाउंट। इस एलिमेंट्री अमाउंट को कहा जाता है फोटॉन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखना, क्वांटम ऑफ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ हैज एनर्जी। तो उसने ये बताया कि एनर्जी कितनी होगी, हैज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू एफ। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए एफ सिम्बॉल यूज कर रहा हूँ। अपने बुक में दिया है वो म्यू वाला सिम्बॉल जो वी की तरह दिखता है या फिर गामा की तरह दिखता है, बराबर? ठीक है, तो हम वो वाला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद में अगर मैं वेलोसिटी लेता हूँ, वर्क फंक्शन लेता हूँ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल लेता हूँ, तो सारी चीज़ें एक समान दिखने लगती है मुझे। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एफ यूज़ करने वाला हूँ। ठीक, ये जो एनर्जी है, एनर्जी में देखना E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। तो ये बेसिक बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन रहेगा इस चैप्टर के लिए। एच इज नथिंग बट द प्लैंक्स कांस्टेंट।
whose value is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। अगर ऐसा सिस्टम में चले तो ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड रहेगा। मैं इसको दूसरे यूनिट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। whose value is equal to 4.14 into 10 to the power minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ रहे? तो ये प्लंक्स कांस्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू। तो देखना अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द लाइट एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलर एनर्जी वैल्यू कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट। तो क्वांटम ऑफ लाइट क्या होता है वो देखना आप। लाइट एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, whatever may be the source, light energy from any source is always an integral multiple of smaller energy value called quantum of light, value called quantum of light। ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट में एक इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो देखना यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ लाइट है दैट इज कैपिटल क्यू। अब अपने एनसीईआरटी में इसे पी यूज किया है तो मैं यहाँ पे क्यू ही यूज करूँगा, विच इज इक्वल टू एन इंटू ई, कुछ इस तरह से। ठीक है, वह यहाँ पे एन क्या होता है, यहाँ पे होता है एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। और इस एन की वैल्यू शुरू होती है वन से। एन की वैल्यू यहाँ पे मेरी शुरू हो जाएगी वन से। ऑलवेज रिमेंबर ये जीरो से शुरू होगा ना, ओके, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो देखना अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इक्वेशन हमने यहाँ पे ई इज इक्वल टू एच इंटू एफ लिखा था। तो ठीक है, ये लिख लिया क्या बताना सबसे पहले, लिख लिया इसे पूरा? यस, लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच एफ, हम थोड़ा सा उसे देखते हैं। आई राइट हियर, कुछ अलग अलग उसके फॉर्म से उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, क्या होता है? तो उसके लिए हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बराबर ना? यही वाला हमने इसके पहले भी यूज किया था। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब वो वेवलेंथ रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट इज सी, और इस टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो आप लोगों को एनर्जी मिल जाएगी ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये जूल्स में होता है। तो लीस्ट एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन Q इज इक्वल टू एन इंटू, ये टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम, कम से कम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो कम से कम एनर्जी दैट इज लीस्ट एनर्जी ऑफ लाइट विच इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी एफ, वो कितनी हो सकती है लीस्ट एनर्जी? तो एच एफ हो सकती है। इट कैन नॉट बी 1.5 एच एफ, कैन नॉट बी 2.5 एच एफ, मतलब ये फ्रैक्शन वाले वैल्यूज मेरे पास आएंगे नहीं। क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, समझ रहे हो? फ्रैक्शन वैल्यूज हम लेंगे नहीं तो ये मेरी एनर्जी इस तरह से आएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, नीड सम स्पेस नाउ। तो ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन।
उसको एक्सप्रेस करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखना एनर्जी की वैल्यू है कितनी, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, एज वी नो द वैल्यू ऑफ एच इंटू सी। सबसे पहले ये समझना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं 1 वोल्ट का यूज़ करके यहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी के लिए थोड़ा सा यूनिट साइड में रख देना, मुझे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू चाहिए थी, न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ सी विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसी का यूज करेंगे तो ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ एच सी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 विच इज मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 10⁸। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, कुछ इस तरह से आप लोगों को इस एच सी की वैल्यू मिल जाएगी। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ एच सी देन आई कैन राइट डाउन दिस एनर्जी एक्सप्रेशन। मैं इस एनर्जी को लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ओके, और आपको लैम्बडा यहाँ पे लेना है एंगस्ट्रॉम में। समझ में आ रहा है? इज इट विजिबल टू यू? इज इट विजिबल? Yes, sir. Increase the space here. थोड़ा नया है ये मेरे लिए। ये लिख लिया आप लोगों ने ये वैल्यूज? ये इक्वेशन काम का है, इसके ऊपर क्वेश्चन है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी मुझे कुछ इस तरह से मिलेगी और ये एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लिख लिया? समझ रहे Yes, हो? sir. ठीक है, तो फोटोन का क्या डेफिनेशन है? हमने ये सारी चीज़ें तो अभी कर ली। चलो ये एलिमेंट्री अमाउंट होता है, बंडल होता है, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन फोटोन को किस तरह से डिफाइन करोगे? व्हाट वी कैन राइट अबाउट द फोटोन? फोटोन का मतलब क्या होता है? पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज डिफाइंड एज डिस्क्रीट बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। फोटॉन्स का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट बंडल ऑफ electromagnetic energy. Always remember this definition. Discrete bundle of electromagnetic energy or light. ठीक है, लिख लिया? चलो जल्दी जल्दी बोलो, लिख लिया? आगे बढ़े? Yes, sir. So now next part is the properties of photons. I hope ये clearly visible है आप लोगों को. Is it visible? Yes, sir. मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं थोड़ा सा? ठीक है, तो देखना कुछ प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी फोटोन की, जो भी मेरा सोर्स है रेडिएशन का, that source emits energy in the form of photons. Okay, the source of radiation emits energy in the form of photons. Again, the second property, the photons travel in a straight line with the speed of light. तो फोटोन का स्पीड कितना रहेगा? स्पीड ऑफ फोटोन इज गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, एंड अगेन इट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा.
ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे हमने देखा था E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, बराबर याद है। एनर्जी E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, कुछ इस तरह से था। तो ये जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगेन, दिस डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। अगर मेरा मीडियम चेंज हो रहा है तो वो एनर्जी चेंज होती नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि हमें पता है मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो उसी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। ओके, तो आगे स्टेटमेंट लिखा है, देखना। विथ चेंज इन मीडियम स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चेंजेस। फोटॉन की स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, समझ रहे हो। स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी एनर्जी चेंज होगी क्या वहां पे। फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी में भी चेंज होगी नहीं। ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई लाइट रेज पास कर दो तो लाइट रे कभी बेंड होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, समझ रहे हो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइट रे भेज दूँ तो वो कभी डेविएट होता नहीं है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में भेज दूँ तो वो कभी डेविएट होता नहीं है। दैट मीन्स फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट विल नॉट बेंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, a photon can collide with the material particles, okay, and during this collision the total energy, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास टोटल एनर्जी और मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कंजर्व होने वाली है, मोमेंटम और एनर्जी मेरी कंजर्व हो जाएगी। ओके, तो हमने कोलिजन सीखा था, कोलिजन में हमने देखा था कि इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ये सारी चीजें होती है। मोमेंटम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। लेकिन जब कोई मेरा फोटॉन कोलाइड करता है किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ, मटेरियल पार्टिकल मतलब हम मोस्टली यहाँ पे मेटल्स के बारे में बात करेंगे, ड्यूरिंग दिस कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, समझ रहे, ठीक। नेक्स्ट, द फोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। आपने कभी देखा है क्या लाइट रे को रेस्ट के ऊपर, हैव यू सीन समथिंग लाइक दैट। लाइट रेज मेरे रेस्ट के ऊपर है, तो उसी का हम यूज करेंगे। photons does not exist at rest, that means it will not have any kind of mass when the photons are at rest, that means its rest mass is going to be zero। फोटॉन का रेस्ट मास जीरो होता है, फोटॉन कभी भी रेस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता नहीं है, इसके वजह से उसका रेस्ट मास हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो। और कुछ अलग अलग चीजें हैं, जस्ट आई विल राइट डाउन दैट पार्ट हियर, देखना क्या क्या है वो। तो हमने अभी एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था E इज इक्वल टू एच एफ, एंड अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन एनर्जी हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मुझे एक चीज मिलेगी, एच एफ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एम। एम इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। नाउ आई कैन रिप्लेस दिस एफ विथ सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इस f को मैं रिप्लेस करता हूँ c डिवाइडेड बाय लैम्बडा के साथ, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे c स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे मास का, मास इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय c इंटू लैम्बडा। तो मैं यहाँ पे मास ऑफ फोटॉन निकाल सकता हूँ इफ यू नो द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। ओके, वंस यू आर हैविंग द मास देन यू कैन ऑब्टेन द मोमेंटम, क्योंकि अब मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो मोमेंटम का डेफिनेशन क्या रहेगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी c, एज वी ऑलरेडी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मास विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय c लैम्बडा इनटू c। तो आप लोगों को एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा h डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंटम, h डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ओके, समझ रहे हो। तो आप लोगों को ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है।
E is equal to h divided by lambda, then the expression for the mass है मेरे पास h divided by c into lambda. अगर याद नहीं रख सकते तो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, E is equal to h of E is equal to mc square. अगर आप लोगों को इक्वेशन पता है, then you can equate this equation and you can obtain the value of m, and after that you can obtain the value of this p. समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ वन मोर थिंग, ये थोड़ा सा काम में आ जाएगा कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में. ये जो होता है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो एक चीज़ याद रखना, जितने ज़्यादा फोटॉन्स रहेंगे उतनी ज़्यादा मेरे पास इंटेंसिटी रहेगी. तो एक एक्सप्रेशन रहेगा, तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आया? यस, समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो लिख लिया इसे पूरा. आगे बढ़े. अरे बोलो जल्दी. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम यहाँ से. तो देखना क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन of wavelength 12400 एंगस्ट्रॉम. सिंपल क्वेश्चन है जी. हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था इसका. तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी देखना, वो रहेगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, बराबर ना. तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है, और ये एनर्जी होती है मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो लैम्बडा की वैल्यू हमें दी है 12400 एंगस्ट्रॉम. तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, इसका सिंपल आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, ठीक है. Yes, sir. दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अ प्लैंक्स फॉर्मूला. इसका नाम है प्लैंक्स फॉर्मूला. जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, और एक क्वेश्चन दूसरा, ये भी सिंपल है. सपोज करना एक फोटोन है मेरे पास, और वो एक हाइट से जमीन पे गिरने वाला है. ओके, तो ये इस तरह से सरफेस है. इस सरफेस के ऊपर एक फोटोन आने वाला है. इसकी हाइट है कुछ इस तरह से, ये कैपिटल है. ये हाइट है कैपिटल एच, दिस इज माय फ्लोर. और एक फोटोन ऊपर से नीचे आने वाला है जिस तरह से, जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ. ठीक है. क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. व्हाट विल बी frequency of photon on surface of earth. अर्थ के सरफेस के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा. तो यहाँ पे हमें वो एनर्जी कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा. तो सबसे पहले फाइंड आउट द एनर्जी एट हाइट h एंड एनर्जी एट ग्राउंड फ्लोर.
नॉट द ग्राउंड फ्लोर, एट द ग्राउंड सरफेस। तो देखना, अब ये एट हाइट h है, तो सपोज करना इसका एनर्जी रहेगा एच एफ प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एम जी एच, बराबर ना। तो एट हाइट h इस प्रोटॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी है रे, एच एफ प्लस एम जी एच, समझ रहे हो। एट दिस पर्टिकुलर हाइट इसके पास एनर्जी कितनी होगी टोटल, प्रोटॉन की एनर्जी प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इतनी होगी इसके पास। सरफेस के ऊपर देखा जाए तो जस्ट कंसीडर कि सरफेस के ऊपर इसके पास कुछ, यहाँ पे अगर वो गिरेगा नीचे तो उसके पास कुछ एनर्जी रहेगी एच इंटू एफ डैश, क्योंकि हमें यही एफ डैश निकालना है यहाँ पे। नाउ अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन किया जाता है, देखना, क्योंकि प्रीवियस एक्सप्रेशन में हमने एक चीज देखी थी, जो मास है ना फोटोन का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द फोटोन। देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे हम अजम कर रहे हैं कि मास मेरा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, या फिर ये जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मिलने वाला है, दैट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। तो उस केस में मैं इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी। अजम्पशन ना भी लिखो तो भी चलेगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्टली लिख सकते हो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी है मेरी एच एफ प्लस एम जी एच, फाइनल एनर्जी है मेरी एच इंटू एफ डैश। तो अगर मैं इस एच से इधर डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा एफ प्लस एम जी कैपिटल एच डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, समझ लो। नाउ हियर यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू हमने ऑब्टेन की थी, एक काम कर लेता हूँ मैं, इसे हटा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एम की वैल्यू रखेंगे। एम की वैल्यू कितनी थी रे अपनी, अभी हमने ऑब्टेन किया था एम की वैल्यू एच एफ डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, बराबर ना, एम की वैल्यू एच एफ डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो देखना एच एफ प्लस एच एफ डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू जी इंटू एच विच इज इक्वल टू एच इंटू एफ डैश। तो यहाँ पे ये पूरा एच एच कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी एफ डैश इज इक्वल टू एफ प्लस एफ जी एच डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। आई कैन टेक द एफ एज अ कॉमन, तो मुझे इतना ही एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है? यस, बोलो। सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। यहाँ पे अजम्पशन ये होता है कि एफ डैश एंड एफ, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा दैट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, ड्यू टू विच माई मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो मेरा मास कांस्टेंट होता है, तो ये अजम्पशन है इसमें, मास इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। ओके, ठीक है, चलो बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया इसे, Yes. आगे बढ़े। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट इज द इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम एटम के स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। हमें पता है एटम्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बराबर, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद तो मेरे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। और हमें एक चीज़ पता है, जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी होता है ना, वो सेंटर से बहुत दूर होता है, बराबर। और वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो लूजली बाउंड होते हैं, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं, सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Whatever may be the electrons present in the outermost orbit, those electrons are loosely bound. Okay, so इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मेटल में, अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा मेटल के बारे में ही बात करेंगे। पहले ही मैंने बोला था इस चैप्टर में हम
ट्राई करेंगे कि मेटल के ही बारे में बात करें। ये मेरा मेटल है, हमें पता है कि मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, ऑन गिवन वॉल्यूम। ओके, और वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। देखना, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। सपोज करना कि एक सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इस तरह से ऑन द सरफेस। अब आपका कहना ये होगा कि अगर सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये सरफेस से बाहर क्यों नहीं आते? ठीक है, देखना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना खुद से सरफेस के बाहर क्यों नहीं आते? वाई द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस? अगर ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे ही ये बाहर आने की कोशिश करता है ना, तो इसी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाउ इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रे? अट्रैक्शन हो जाएगा, बराबर ना? समझ रहे हो? whenever the electron tries to leave the surface acquires a positive charge which pulls back that electron. Okay, therefore my electron cannot escape from the surface. समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे कैन नॉट कम आउट। क्या बोल सकते हैं उसे? दे कैन नॉट कम आउट और दे कैन नॉट लीव द सरफेस। ठीक है, जस्ट आई विल modify the statement, they cannot leave the surface on their own. ठीक है, whenever electron tries to leave surface acquires positive charge which pulls back that electron. ठीक है, तो यही रीजन है कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर जाएगा नहीं। अब देखना, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से निकालना है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है टू ओवरकम दिस रिस्टेनिंग फोर्स। समझ रहे हो? अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन को एक वर्क डन करना पड़ता है, जिसके वजह से ये जो रिस्टेनिंग फोर्स है ना, इस इलेक्ट्रॉन को वापस लेके आ रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, नाउ टू डू दिस वर्क, अगर ये उसको ये वर्क करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, which can be imparted by the electron, or sorry, which can be imparted to that electron by some external source. समझ रहे हो? तो देखना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट की तरह लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को स्केप करना है, टू स्केप इलेक्ट्रॉन को करना पड़ता है वर्क डन। ओके, वर्क डन किसके लिए? वर्क डन किसके लिए? टू ओवरकम रिस्टेनिंग फोर्स। ठीक है, ये जो पुल बैक कर रहा है ना, उस फोर्स को कहा जाएगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो इसके इलेक्ट्रॉन को वर्क डन करना पड़ेगा, किसके लिए? टू ओवरकम दिस रिस्ट्रेनिंग फोर्स। नाउ टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क इलेक्ट्रॉन मस्ट possess मिनिमम एनर्जी, सर्टन मिनिमम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के पास कोई मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और ये हम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन खुद तो ले नहीं सकता, तो हमें इसे बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। कैन बी गिवन बाय एक्सटर्नल सोर्स।
ओके, जस्ट अ मिनट। हॅलो, तुला काय लेक्चरमध्ये असतानाची वेळ भेटतो बघ. सकाळपासून फोन करायला लागले, मेसेज बघत नाही, काय नाही. हा, बोंबलत फिरत असतील इकडून तिकडं. हा. हा. ओके. बरं बरं. ते अंड्याकडे जायचं कसं कसं आहे? मी येणार आहे. मी येणार आहे. हा, कर मग 8 तारखेचं. भाऊ एकच दिवस, हा 2 दिवस नाही होणार मला. हम्म. हम्म. हा. यस. तसंच तसंच. हम्म. चालेल चालेल. ठीक आहे. हा, बघ मी बघितलंय, 1012ची तिकीट आहे. कुठली गाडी मला काहीच आयडिया नाही त्याच्याबद्दल. कुठल्या गाड्यात? हम्म. 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 हा, सीट्स आहेत अवेलेबल, काही इश्यू नाही. हम्म. ठीक आहे. हा. ठीक है, तो देखना ये जो मिनिमम एनर्जी होती है ना, उसे देने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल सोर्स को यूज करना पड़ता है, और इसी मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। ओके, ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, इसी एनर्जी को हम कहेंगे आप वर्क फंक्शन। समझ में आ रहा है? ये जो मिनिमम एनर्जी रहेगी उसे कहा जाएगा वर्क फंक्शन, और उसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, पाई नॉट से। ठीक है, तो वर्क फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड, minimum energy that must be supplied to liberate the most weakly bound, the most weakly bound surface electrons from a metal, without giving them any velocity. And that particular part is called as a work function, जिसका सिंबल है अपना फाई नॉट। समझ रहे हो? ठीक है, और ये जो वर्क फंक्शन होता है ना, इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर इसका यूनिट रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड के ऊपर लिखा था, 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विथ 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहेगा 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये 1 वोल्ट रहेगा। तो आप लोगों को एनर्जी मिल जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ रहे हो ये चीज? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो लिख लो इसे जल्दी जल्दी, चलो। नहीं ना, मैं पूरा लिख के दे रहा हूँ क्योंकि आपके थ्योरी पेपर है, तो थ्योरी पेपर में ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो इसे किस तरह से लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को? दैट इज एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन
टू ओवरकम द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर आपको इसको डिफाइन करना है, स्टेटमेंट में लिखना ही है, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन while it overcomes a potential difference of 1 वोल्ट। तो ये सिंपल डेफिनेशन रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। और वो एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लिख लिया? ठीक है, हो गया? No, sir. आगे बढ़े? Yes. कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो पूछना, बहुत स्लोली चल रहा है। नेक्स्ट, अब देखना, कभी भी जब ये इलेक्ट्रॉन है ना, अगर उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी होनी चाहिए, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट वर्क फंक्शन। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है ना, तो वो इजेक्ट, So, sir, HV should be greater than or equal to वो work हम function. थोड़ा सा बाद में देखेंगे, अभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, Okay. ठीक है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट, तो ये कंडीशन रहेगी। सरफेस से कोई लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बाहर कब आएगा, तो इस कंडीशन के ऊपर आएगा। अब ये जो चीज है ना, ये कंडीशन अचीव करने के दो चार तरीके होते हैं। तो अचीव दिस कंडीशन वी आर हैविंग डिफरेंट वेज ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इमिशन कैन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले इसमें होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन के अलग अलग तरीके। इलेक्ट्रॉन इमिट किस तरह से होता है, क्या नेसेसरी कंडीशन है, तो उसकी ये कंडीशन है एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट वर्क फंक्शन। तो देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या करने वाले, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ सुटेबल हो, अगर या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल हो, और मैं उसको मेटल सरफेस के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मेरा इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलता है, और इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है? सपोज करना ये मेटल है इस तरह से, इस मेटल के ऊपर मैं फोटॉन्स ऑफ सुटेबल वेवलेंथ गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन फोटॉन्स की एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से कंडीशन सेटिस्फाई होती है और इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर आने लगता है, और इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो एक तरीका हुआ इलेक्ट्रॉन इमिशन का, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दूसरा तरीका होता है थर्मोनिक इमिशन। नाम में ही लिखा है थर्मोनिक इमिशन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कोई बता सकता है? तो यहाँ पे हम, Sir, heat से emission. हाँ, वी आर गोइंग टू गिव द एक्स्ट्रा हीट, और वी आर गोइंग टू गिव द एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, जूल हीटिंग इफेक्ट। तो ये हीट किस तरह से देते हैं, बाय पासिंग करंट, by passing current through a filament, through a filament, ठीक है। तो ये जूल हीटिंग इफेक्ट के ऊपर है, ये वाला पार्ट, ये जूल हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। समझ में आया? सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। वी आर हैविंग 3 to 4 डिफरेंट वेज टू गिव दिस एक्स्ट्रा एनर्जी। द फर्स्ट पार्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जहाँ पे मैं सुटेबल वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स मेटल सरफेस के ऊपर गिराने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी गेन कर लेंगे और वहां से वो बाहर निकले।
ठीक है, वो कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड वन इज द थर्मोनिक इमिशन। हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय पासिंग द करंट थ्रू द फिलामेंट। द नेक्स्ट वन इज द फील्ड इमिशन। अभी फील्ड इमिशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू प्लेस द मेटल इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो, मैं मेटल को कहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, मेटल्स आर प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, हम मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। अब हमें पता है जैसे ही कोई भी चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो चार्ज मेरा क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, बराबर ना। याद है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो फोर्स कैन बी रिटन एज अ मास इंटू एक्सेलरेशन, फ्रॉम दैट वी कैन ऑब्टेन द एक्सेलरेशन। याद है ये सारी चीजें, समझ रहे हो। अगर मैं किसी भी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड such that accelerated to such a speed। अब जब मैं स्पीड के बारे में बात करता हूँ, एनर्जी के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद तो मेरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ग्रेटर और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। और जैसी ये कंडीशन अचीव होती है वहां से मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है। समझ में आ रहा है, ओके। ये चीज समझ में आई, फील्ड इमिशन। आगे बढ़े। सर ये पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है क्या? यस, इट इज इन द टेक्स्ट बुक। बता देता हूँ कहाँ पे है। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन इमिशन, ओके। ठीक है, ऑन पेज नंबर 388 यहाँ पे आप लोगों को ये तीन सारी चीजें मिल जाएगी। तो वहाँ पे एक चीज है, हर्ट्स ऑब्जर्वेशन, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर, लेनार्ड्स अभी बाद में करेंगे, लेकिन हर्ट्स ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस कर लिया फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन में। या फिर ये जो प्रीवियस थ्योरी देखी ना, इलेक्ट्रॉन किस तरह से बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो ये हर्ट्स ऑब्जर्वेशन है। ओके, ठीक है, ये लिख लिया पूरा आगे वाला पार्ट। ये तीन ही पार्ट है, सेकेंडरी इमिशन है नहीं। देर इज वन वन मोर वे जिसे सेकेंडरी इमिशन कहा जाता है। देखना यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बीम ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है, कोलिजन किया जाता है। आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल आता है, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, बीम ऑफ लाइट यूज किया जाएगा। हाँ रुचि, हाँ हाँ, तुला पेमेंट केलं. अरे ते ह्याचं BC-चं 3,650. हां हां हां, ठीक आहे, ते सांगायचं राहिलं ते. हां, हो गया ये, लिख के आगे बढ़े। अब ऑडिबल, अब ऑडिबल। Yes, sir. ओके, ये लिख के हुआ। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम अब डिटेल में देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखना है यहाँ इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं बिहाइंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे स्मिथ होंगे, हर्ट्स होंगे,
जे थॉमसन हो गए, लियोनार्ड हो गए, तो इन सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया गया। तो व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? when electromagnetic radiation of suitable wavelength, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, when electromagnetic radiation of suitable wavelength, वेवलेंथ बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी, आर इंसिडेंट ऑन a metallic surface, then electrons are emitted. Then electrons are emitted. This phenomenon is called as photoelectric effect. ठीक है, this phenomenon is called as a photoelectric effect. समझ में आया? सिंपल डेफिनेशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं ना, उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। The electrons so emitted is called as the electrons so emitted is called as photoelectrons। ठीक है, और इसके वजह से जो भी करंट मिलेगा उसे कहा जाएगा फोटो करंट। फोटो करंट, ठीक है, समझ में आया? अब देखना, कुछ मेरे पास अल्कली मेटल्स हैं, तो वो कौन कहाँ पे मुझे किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिखाता है? अल्कली मेटल्स बता सकते हो कौन से होते हैं? यस, कैन यू टेल? Potassium, calcium, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम, बराबर ना, सीजियम। रूबी रूबिडियम। ठीक है, तो जो भी अपने अल्कली मेटल्स है ना, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिखाते हैं विजिबल लाइट के साथ। ओके, मतलब अगर इनके ऊपर आप लोग विजिबल लाइट भी डाल दो तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिखाएंगे। ठीक है, और ये जो दूसरे मेटल्स हैं, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये कौन सा एलिमेंट है, कोई बता सकता है? ये कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, अगर इनके ऊपर आप लोग यूवी लाइट डालते हो ना, तो ये वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिखा। ओके, ये बुक में दिया है। Oxygen element, कौन सा? magnesium, हाँ, डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। तो देखना, ये जो सब्सटेंस है ना, दीज आर कॉल्ड एज अ फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इसका सेटअप देखेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले मुझे सेटअप के बारे में समझना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना किस तरह से इसमें, टू अंडरस्टैंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या किया जाएगा, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब या फिर चैम्बर यूज की जाएगी इस तरह से। तो थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देता हूँ।
ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा ट्यूब का, ग्लास ट्यूब का। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, दो प्लेट्स फिक्स किए जाते हैं। यहाँ पे एक प्लेट होता है, यहाँ पे एक प्लेट होता है, एक कलेक्टर प्लेट होता है और एक इमीटर प्लेट होता है। कौन सा वाला कलेक्टर बनेगा, कौन सा वाला इमीटर बनेगा, ये डिपेंड करता है आपके पार्टी की पोलैरिटी के ऊपर या फिर पोटेंशियल के ऊपर, इनिशियल सेटअप में। तो मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट या फिर पोटेंशियोमीटर भी लगा सकता हूँ टू वैरी द पोटेंशियल। इस तरह से यहाँ पे बैटरी, ठीक है, इस तरह से कुछ कर सकता हूँ मैं। ये मेरा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट होगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पोटेंशियल चेंज कर सकता हूँ। नाउ आई विल, मैं यहाँ पे एक एमीटर प्लेस करने वाला हूँ जिसकी रेंज रहेगी माइक्रो में। नाउ आई विल प्लेस 1 वोल्ट मीटर अक्रॉस द टू प्लेट्स so that I can measure the potential. एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मतलब ये सारी चीज़ें मेजरमेंट की मुझे लगानी पड़ेगी। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इस ग्लास ट्यूब के ऊपर, ये ग्लास ट्यूब कहने से अच्छा अब मैं इसे कहूँगा कि कॉर्ड्स मटेरियल, यहाँ पे कॉर्ड्स मटेरियल यूज किया जाता है। नहीं, ये ग्लास ट्यूब ही है, ये विंडो यूज की जाएगी, सॉरी, यहाँ पे एक विंडो यूज की जाएगी क्योंकि क्वार्ट्ज मटेरियल की होगी। तो इस तरह से एक विंडो रहेगा, ओपैक शीट होती है, क्वार्ट्ज मटेरियल यूज किया जाता है। अब ये क्वार्ट्ज मटेरियल यूज क्यों करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द यूवी लाइट। ओके, जहाँ पे मुझे ओपैक ग्लास मिलने वाला है तो क्वार्ट्ज मटेरियल रहेगा, ये विंडो बनाई जाएगी, तो ये विंडो रहेगी और इस विंडो के ऊपर अब लाइट रेडिएशंस आएंगे। लाइट रेडिएशंस आ रहे मतलब देखा जाए तो सिंपल टर्म्स में यहाँ पे फोटॉन्स आने वाले, ये फोटॉन्स यहाँ से पास हो जाएंगे और इस प्लेट के ऊपर गिरेंगे। सो दिस पर्टिकुलर प्लेट इज कॉल्ड एज इमिटर प्लेट। ये जो प्लेट होता है ना, इस साइड वाला, इसे कहा जाएगा इमिटर प्लेट, जहाँ से मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये वाला प्लेट उसे कलेक्ट करेगा, तो इसे कहा जाएगा कलेक्टर प्लेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फोटॉन्स आ रहे हैं या फिर मैं यहाँ पे इसे बोल सकता हूँ लाइट विथ सुटेबल इंटेंसिटी। तो लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई एंड फ्रीक्वेंसी एफ, इस तरह से हम यूज करने वाले। ओके, अब देखना, ये जो कलेक्टर प्लेट होता है ना, कलेक्टर प्लेट को भी हम बोलेंगे एनोड। कलेक्टर प्लेट रहेगा एनोड और इमीटर प्लेट रहेगा मेरा कैथोड। ठीक है, एनोड है, कैथोड है, तो मतलब क्या होगा, वी आर गोइंग टू कीप दिस एनोड एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू द दिस कैथोड। समझ में आ रहा है? इस कैथोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, द पोटेंशियल ऑन दिस कैथोड इज गोइंग टू बी द नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कीप द कलेक्टर प्लेट एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू द इमिटर प्लेट। ओके, तो देखना, जैसे ही ये लाइट रेज विथ सुटेबल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी गिरती है इस प्लेट के ऊपर, तो ये प्लेट करता क्या है, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने लगता है अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे इस सरफेस से, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन को ये एनोड वाला प्लेट अट्रैक्ट कर लेता है, तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना कुछ इस डायरेक्शन में चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स ये प्लेट कलेक्ट कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से अब आगे फ्लो होने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ये आगे फ्लो होते हैं तो मुझे यहाँ पे करंट मिलता है,
और मैं ये जो पोटेंशियल मेंटेन कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल मैं इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस दे सकता हूँ। समझ में आया एक्सपेरिमेंटल सेटअप? ये जो विंडो रहेगा ना, ये विंडो मेरा Yes, sir. क्वार्ट्ज मटेरियल का रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द क्वार्ट्ज मटेरियल, जो कि ओपैक होता है, जहाँ से मेरे लाइट की जो एनर्जी होती है वो कुछ, जो हमने देखा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब फोटॉन्स चलते हैं तो उसकी एनर्जी कभी घटती ही नहीं है। तो उसी का यूज़ करेंगे। ओपैक होता है ये क्वार्ट्ज, जहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड की जाती है जहाँ से लाइट इसके ऊपर गिरने वाले। समझ में आया एक्सपेरिमेंटल सेटअप? इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्या? कैथोड। कैथोड या फिर जिसे हम कहते हैं कलेक्टर प्लेट, ये लोअर पोटेंशियल पे होता है कंपेयर टू द एनोड, या फिर निगेटिव पोटेंशियल पे हम इसे रखेंगे। और ये जो एनोड है, एनोड जिसे हम, सॉरी, कैथोड इज इमिटर प्लेट, मैंने यहाँ पे कलेक्टर लिख दिया, सॉरी। कैथोड इज इमिटर प्लेट। इमिटर प्लेट को हम निगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। एनोड इज अ कलेक्टर प्लेट, जिसको हम पॉजिटिव या फिर हाइयर पोटेंशियल पे रखते हैं। तो इस सेटअप में यही चीज़ है ना। वन मोर थिंग, हम ये यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैं अब यहाँ पे पोटेंशियल चेंज कर सकता हूँ। आगे जाके मुझे कुछ चीज़ें देखनी है, तो मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक दिस कलेक्टर प्लेट या फिर एनोड मोर निगेटिव कंपेयर टू दिस इमिटर प्लेट या फिर कैथोड। कैथोड को मैं हाइयर पोटेंशियल पे रखूंगा और एनोड को मैं लोअर पोटेंशियल पे रखूंगा। तो उस केस में मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाले, ये भी मुझे आगे देखना है। ठीक है, समझ रहे हो? सेटअप ड्रॉ कर लिया? सेटअप ड्रॉ कर लिया? अरे बोलो, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. तो अब देखना, इसके ऊपर हमें कुछ दो तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, दैट इज टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखना हम क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रखने वाले, व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू कीप द कांस्टेंट। तो समझ लो कि क्या क्या यहाँ पे वेरिएबल है, उसमें से कौन सी चीज़ें हम कांस्टेंट रखेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी रहेगी जिसके ऊपर हम काम करेंगे, इंटेंसिटी रहेगी, ओके। नेक्स्ट, करंट के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी देखेंगे, पोटेंशियल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला हूँ ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने वाला हूँ। इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आई एम गोइंग टू कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, तो अब ये इंटेंसिटी और करंट दोनों सेम ही बन गए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूंगा, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, और मुझे यहाँ पे ग्राफ ही निकालना है इंटेंसिटी का और करंट का। मैं इस एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी को वैरी करने वाला हूँ। मोस्टली मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, मोस्टली ये मैं इंटेंसिटी इंक्रीज ही करने वाला हूँ। अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट फोटो करंट के ऊपर क्या होगा? फोटो करंट, तो देखना, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ समझ में आया। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब फोटो करंट के लिए देखना, ये जो पोटेंशियल होगा, तो एक चीज़ मुझे करना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू प्लेस द एनोड इज केप्ट एट फिक्स्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, मैं एनोड को फिक्स पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड।
ये भी एक चीज़ रहेगी। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, एनोड को फिक्स्ड पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा कंपेयर टू द कैथोड, और उसके बाद मैंने क्या की, इंटेंसिटी वैरी की और मैंने रीडिंग लेने की कोशिश की फोटो करंट की। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई, इफ आई प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी एंड फोटो करंट, तो मैं फोटो करंट एक्स एक्सिस पे लेने वाला हूँ, इंटेंसिटी मेरी वाई एक्सिस पे रहेगी। तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी वैरी कर रहा हूँ, लीनियरली मेरा फोटो करंट भी वैरी हो रहा है। जैसे जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे मेरा फोटो करंट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा रे यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इंटेंसिटी के ऊपर, बराबर। समझ में आया? सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 1, व्हेन यू आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट मीन्स व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी लीनियरली बढ़ने लगा। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। समझ गए? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मतलब हमने एक एक्सप्रेशन लिख के दिया था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स जैसे जैसे बढ़ने लगे वैसे वैसे मेरा फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा बढ़ने लगा, और हमने यहाँ से एक कंक्लूजन ये ड्रॉ कर दिया। इसमें कुछ डाउट? ठीक है, कुछ डाउट इसमें? आगे बढ़े? No, sir. Yes. लिख लिया इसे? ये सिंपल है बहुत, ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। यहाँ से सिर्फ इतना ही कंक्लूजन याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने वाले हैं। इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इनको कांस्टेंट रखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कीप द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज ए कांस्टेंट, और हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन देखने वाले विद द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या स्टडी करने वाले, स्टडी किसकी रहेगी, तो फोटो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो देखना, यहाँ से एक ग्राफ मिला, बहुत सारे रीडिंग्स लिए गए तो मुझे एक ग्राफ मिला, तो वो ग्राफ देखना। तो मुझे थोड़ा सा ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट इसी तरह से निकाल लेते हैं। अब देखना, पोटेंशियल है, मतलब मैं पोटेंशियल को, अभी हमने पहले क्या किया था रे, वी हैव केप्ट द एनोड at some positive potential with respect to fixed positive potential with respect to the cathode, बराबर ना? ऐसा ही किया था ना हमने। अब यहाँ पे वेरिएशन हम पोटेंशियल का लेने वाले हैं। तो एक ग्राफ मिला, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द ग्राफ बिटवीन द फोटो करंट। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे फोटो करंट होगा, आई फोटो, और ये मेरा रहेगा पोटेंशियल। तो ये रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा मेरा नेगेटिव डायरेक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे रहेगा जीरो। ठीक है, just a minute.
यस ये पोटेंशियल ही है, क्रॉस चेक कर रहा था कि गलत ना बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मुझे कुछ इस तरह से ग्राफ मिला। जैसे ही मैंने एनोड को थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड, जैसे ही मैंने एनोड को पॉजिटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड, मैं नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा, जैसे ही पॉजिटिव कर दिया तो जो भी है ना ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे इजेक्ट हो गए इमिटर प्लेट से, और उसी को कलेक्ट किया एनोड ने, और करंट ने मेरी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली। तो ये ग्राफ देखना, जैसे ही मैं एनोड को पॉजिटिव कर रहा हूँ तो ये जो करंट है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद इमिटर प्लेट से वो एनोड की तरफ चले गए, और मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लाइन मिली। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या लिखोगे आप, when collector plate is made slightly positive with respect to emitter, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट all the electrons are ejected and these are collected by collector plate। समझ रहे हो ये चीज? and soon the current attains its maximum value, its maximum value। और ये जब मैक्सिमम वैल्यू होती है ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, उसे कहा जाता है सैचुरेशन करंट। ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट is called as saturation current। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोटो करंट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन करंट। तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आप लोगों को, अगर मैं इसे बैक एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे आई सैचुरेशन मिल जाए। ओके, ठीक है, ठीक। अब देखना, ये तो हमने थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव करने के बाद ये सारी चीजें मुझे मिल गई है यहाँ पे। अब let's see what happens if I make the collector plate more positive। ठीक है, बट सॉरी, इमिटर प्लेट को पॉजिटिव कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर प्लेट, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ आई एम गोइंग टू मेक द कलेक्टर प्लेट निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द इमिटर प्लेट। इस केस में देखना, कलेक्टर प्लेट मेड नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर प्लेट, मतलब उल्टा कर दिया। अब हम नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई, करंट डज नॉट इमीडिएटली ड्रॉप टू जीरो। फर्स्ट पार्ट, करंट डज नॉट ड्रॉप इमीडिएटली, तो उसकी वैल्यू इमीडिएटली जीरो हुई है नहीं। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे थे, तो उनके पास एक वेलोसिटी आ रही थी जिसकी रेंज जीरो टू सर्टन मैक्सिमम वैल्यू थी। समझ में आ रहा है? That means when we give the potential, positive potential to the collector plate, तो
उसे कहा जाएगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एंड इफ वी गिव द नेगेटिव पोटेंशियल टू द कलेक्टर प्लेट देन दैट इज कॉल्ड एज ए रिटार्डिंग पोटेंशियल। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, देखना। पॉजिटिव पोटेंशियल टू कलेक्टर प्लेट, तो उस केस में मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने वाले, तो उसे कहा जाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और इससे उल्टा अगर मैं निगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं, निगेटिव पोटेंशियल टू कलेक्टर प्लेट, तो उसे कहा जाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दो चीजें अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट मेरी पॉजिटिव है कंपेयर टू द इमिटर प्लेट, वेयर एज रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट इज नेगेटिव कंपेयर टू द इमिटर प्लेट। तो जैसे मैं कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज यहाँ पे मिली, करंट इमिडिएटली जीरो हुआ नहीं, वो स्लोली जीरो हुआ। और ये जो वेरिएशन था ये लीनियर वेरिएशन है नहीं वहां पे। ओके, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरह से मुझे ग्राफ मिला इसका। ये जो ग्राफ है तो कुछ इस तरह से आने लगा। ये ग्राफ मेरा लीनियर नहीं है, याद रखना। ठीक है, एट दिस पॉइंट ये मेरा, एट दिस नेगेटिव पोटेंशियल मेरा फोटो करंट जीरो हुआ। ओके, तो अब एक डेफिनेशन है, सिंपल वाला डेफिनेशन, तो वो क्या है देखना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन। so we are going to define the stopping potential now. Stopping potential, that is the retarding potential for which, the retarding potential for which photoelectric current becomes zero. Photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential. Is called cut off or stopping potential. समझ में आया स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन? बोलो। मतलब देखना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका जो सिंबल होता है ना उसे लिखा जाता है वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसे कहा जाएगा वी नॉट या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला है ना, दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। समझ रहे हो? तो ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। यस, यू कैन राइट इट डाउन, इट इज फॉर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज किया है क्या रे? इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले ही मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैं यहाँ पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने वाला, और मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और फोटो करंट को सीखने की कोशिश करूंगा या फिर समझने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? यस, बोलो, समझ में आया? Yes, sir. कुछ डाउट इसमें? लिख लिया इसे? लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़े। ठीक, तो देखना, ये जैसे ही ग्राफ मेरा जीरो हुआ, जीरो होने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो कुछ वैरी होने वाली है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी वो
जीरो से सर्टन मैक्सिमम वैल्यू तक वैरी होगी। और ये जो सर्टन मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये कब मिलती है? जब मेरा कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होता है कंपेयर टू द इमिटर प्लेट। तो अब हम उसी का यूज करेंगे। देखना, सपोज करना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इजेक्ट हुआ है, एंड v max that is maximum velocity of most energetic ejected electron, of most energetic ejected electron। समझ रहे हो? if m is the mass of electron and v max is the most energetic ejected electron, तो देखना इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, दैट काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू द E इंटू वी नॉट। तो ये पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ये एनर्जी हो जाएगी। ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आगे सिंबल दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज के मैक्स। के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। कुछ इस तरह से चीजें होनी चाहिए अपने पास। ओके, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है, दैट इज के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। और के मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 वी स्क्वायर मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम वी मैक्स क्या है? व्हाट इज दिस वी मैक्स? वी मैक्स क्या है? वी मैक्स क्या है? व्हाट इज वी मैक्स? एनर्जी और द वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? अब देखना, यही एक्सपेरिमेंट जो है, अभी हमने क्या किया था रे, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था। अब मैं यही वाला एक्सपेरिमेंट, फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूंगा और इंटेंसिटी को मैं बढ़ाऊंगा। तो मुझे ऑब्जर्वेशन देखने थे। तो देखना इसमें क्या हुआ। इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज डन विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट वेरिएबल इंटेंसिटी, तो मतलब मैं अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ये एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। देखना, तो सेम एक्सपेरिमेंट इज डन विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट वेरिएबल इंटेंसिटी। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आई कि देखना, कुछ इस तरह से ये होगा, ये मेरा वाई एक्सिस है, इस माई एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे मेरा फोटो करंट रहेगा, एक्स एक्सिस पे मेरा पोटेंशियल रहेगा, ये V रहेगा, ये मेरा आई फोटो रहेगा, इट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं अलग अलग इंटेंसिटी के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 ग्राफ कंसिडर करूँगा। I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। तो I1 मेरी सबसे कम इंटेंसिटी रहेगी और I3 मेरी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। तो मुझे कुछ इस तरह से ग्राफ में फॉर द I1, ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर द I1। नाउ नेक्स्ट I2 के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ मिला। I3 के लिए कुछ इस तरह से, सॉरी, सैचुरेशन करंट अच्छी तरह से दिखाना पड़ेगा। तो देखना, यहाँ पे एक चीज समझ में आई।
अगर मैं इंटेंसिटी वैरी कर रहा हूँ ना तो मेरा सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है, देर इज ओनली चेंज इन द सैचुरेशन करंट। ओके, जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है उसके हिसाब से मेरा सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। ये मेरा I1 इंटेंसिटी है, I1 इंटेंसिटी है। नेक्स्ट ये मेरी I2 इंटेंसिटी है और ये मेरा I3 इंटेंसिटी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि बाबा अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ मेरा सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंटेंसिटी मेरी इंक्रीज है। क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था हमने इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, बराबर ना, देखा था ना। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो बिल्कुल भी चेंज हुआ नहीं, बिल्कुल भी चेंज हुआ नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, और दूसरी चीज saturation current increases, only saturation current increases। समझ में आया क्या? ये सिर्फ यहाँ पे saturation current अपना इंक्रीज हुआ। चलो बोलो, कुछ डाउट इसमें? इज देयर एनी डाउट? No, sir. तो यहाँ से एक स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, the stopping potential is independent of its intensity। can I say this? Can I say this? Stopping potential is independent of, कंक्लूजन देखना इंपॉर्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर गिवन frequency of incident radiation is independent upon intensity। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ से। लेकिन एक दूसरी चीज देखना, मैं एक दूसरे तरीके से इसको कंक्लूड कर सकता हूँ, इस वे से या फिर दूसरे वे से। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ के मैक्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर ऑफ के मैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन does not depend on the intensity of light of a given frequency। ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और एक चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये आप बुक में है इस तरह से स्टेटमेंट, के मैक्स डिपेंड्स ऑन द लाइट सोर्स एंड इमिटर प्लेट मटेरियल। द लाइट सोर्स एंड इमिटर प्लेट मटेरियल। ओके, ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें रिगार्डिंग दिस सेकंड एक्सपेरिमेंट? क्लियर है? लिख लिया इसे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो we'll go further, we'll try to cover the next experiment regarding this, that is effect of frequency on incident light on stopping potential। मतलब अगर आप मैं
फ्रीक्वेंसी चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इंटेंसिटी को सेम रखने वाला हूँ यहाँ पे। देखना प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हमने इंटेंसिटी को भी चेंज कर दिया, जिसमें क्या होगा, आई एम गोइंग टू कीप द इंटेंसिटी कांस्टेंट। मेरा यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे वेरी करने वाला हूँ। तो देखना मैं यहाँ पे 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा F3 ज़्यादा रहेगा F2 से, और F2 ज़्यादा रहेगा F1 से। तो मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा किया तो एक मुझे ग्राफ मिला। दीज आर द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। हाँ, जो भी प्रैक्टिकल मिला है ना, हम उसी को स्टडी करें, हम यहाँ पे कुछ नया स्टडी नहीं करने वाले। वॉट एवर मे बी द प्रैक्टिकल जो ऑलरेडी किया गया था, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये एक्चुअली क्या है, किस तरह से है। तो यहाँ पे मेरा आई फोटो मतलब ये करंट है, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अलग अलग 3 फ्रीक्वेंसी के लिए ये किया गया। तो एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ समझ में आई। फॉर द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिला, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, समझ लेना, स्ट्रेट लाइन है। ओके, इस तरह से फॉर द फ्रीक्वेंसी F1। नाउ फॉर F2 के लिए कुछ इस तरह से ये ग्राफ आया। इसका ये जो सैचुरेशन करंट है मेरा सेम ही रहा, सिर्फ अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया। दिस इज फॉर द F2। नाउ फॉर द F3 के लिए फिर से मेरा सैचुरेशन करंट सेम था। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मुझे कुछ अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला फॉर द फ्रीक्वेंसी। सेकेंड केस के लिए मुझे कुछ अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला। और थर्ड के लिए देखना, फिर से मुझे कुछ अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस ग्राफ से एक चीज समझ में आई, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी वैसे मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। ओके, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी इंसिडेंट लाइट की, उतना ही ज़्यादा मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। दैट मीन्स द मोर इज द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे के मैक्स के बारे में बात करूँ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ। कौन सी चीज़? के मैक्स ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, photo electrons, increases with frequency of incident light, increases with frequency of incident light। समझ रहे हो? अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सैचुरेशन करंट मेरा सेम है। सैचुरेशन करंट सेम क्यों है? क्योंकि मैंने इंटेंसिटी को कुछ किया ही नहीं है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो मेरा सैचुरेशन करंट तीनों केस में चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मैंने पोटेंशियल सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, वैसे मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ने लगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि ये चीज, नाउ दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ से बहुत सारी चीजें समझ में आती है। अब देखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ अब क्या हुआ कि चलो हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ग्राफ निकालने की कोशिश की बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसी एक्सपेरिमेंट का बेस यूज किया। इसी एक्सपेरिमेंट का बेस यूज करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ निकाल।
So they have considered the stopping potential on y-axis and frequency on x-axis. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसीडर किया वाई एक्सिस के ऊपर और फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ मिला वो स्ट्रेट लाइन वाला था। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, सिंपली a straight line, but that straight line is not passing through the origin। कुछ इस तरह से मिला। ओके, समझ रहे हो? समझ में आया? द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज स्ट्रेट लाइन। इट्स स्ट्रेट लाइन। लेकिन ग्राफ में देखना, ग्राफ में एक चीज समझ में आ रही है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। समझ रहे हो? दिस ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ठीक है, समझ रहे हो? तो देखना एट सर्टन, यहाँ पे अगर देखा जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखा जाए, यस, यू कैन सी दिस पॉइंट, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ इसे, देख पा रहे हो आप? मतलब यहाँ पे क्या है रे, दिस इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एट सर्टन फ्रीक्वेंसी आप लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 दिख रही है। यस, कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? दिख रहा है क्या आप लोगों को? अरे बोलो, कुछ हो गया क्या? हाँ सर। Yes, sir. एट सर्टन फ्रीक्वेंसी मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से एक फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन या फिर एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट इज नथिंग बट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, minimum value of frequency of light for which photoelectric emission stops completely. Photoelectric emission stops completely. Okay. However, large may be the intensity. कितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी कर लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी यूज की है जिसकी वजह से मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल ही 0 हो रहा है। तो यहाँ पे होगा हाउएवर लार्ज मे बी फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी, नॉट फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। समझ में आया यहाँ पे डेफिनेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन समझ में आया? मतलब अगर आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम होती है तो मुझे एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मिलेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, Yes, sir. तो मतलब एट दिस एफ नॉट, इस एट एफ नॉट होगा क्या? तो यहाँ पे देखना, अब ये भी थोड़ा सा स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझना। अगर आपने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रख दी तो मुझे बताना है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं? तो ये समझ लेना। एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लो। सपोज करना एक सर्टन मेटल है, एक्स वाई जेड मेटल जो भी रहेगा, और मैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें 60 हर्ट्ज। ठीक है,
ये डेटा शीट में दिया गया और आपने क्या किया, एक लाइट यूज कर ली, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो सिर्फ 60 हर्ट्ज। ओके, ये डेटा शीट में दिया गया है और आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली उतनी ही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा है, विल इट हैपन, होगा या नहीं? जस्ट टेल मी यस और नो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं? अरे बोलो, क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो देखना, अगर आप फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज ही रखते हो और आपको कम से कम 60 हर्ट्ज ही चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लिबरेट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मिलेगा। ये यू विल गेट द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट लिबरेट एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ रहे हो? अगर आपने एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज रख दी, व्हाट विल हैपन इफ यू कीप द एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज? अब मुझे बताना, अगर आपने फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज रख दी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा क्या, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फॉर दिस फ्रीक्वेंसी आपको कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटल जो आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो ना फ्रीक्वेंसी, दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है मुझे, कि उस मेटल के ऊपर आपको रेडिएशन जो करना है ना, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होना चाहिए, अगर उसके नीचे होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये चीज अच्छी तरह से याद रखना। ओके, तो इस हाँ सर। पर्टिकुलर ग्राफ में क्या होगा, तो देखना, ये तो एफ नॉट है, लेकिन हमने ये जो रेडिएशन यूज किया है ना यहाँ पे, इस ऊपर वाले पोर्शन में हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी यूज की है, दैट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस एफ नॉट, दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीजें? Yes, sir. तो ये अपना तीसरा एक्सपेरिमेंट था। तो कुछ मैं जस्ट आई विल क्रॉस चेक, कुछ अगर बाकी है यहाँ पे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैरीज लीनियरली विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ओके, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो ये रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड एज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड को कट ऑफ भी कहा जाता है, जैसे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल कहा, तो इसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम जीरो। उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी रखती है तो वहां पे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और इस एफ नॉट के ऊपर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. वन मोर थिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द इंस्टैंटेनियस फेनोमेन। ठीक है, जैसे ही आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तो डायरेक्टली मेरा करंट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टैंटेनियस फेनोमेन। अगर आपका इंटेंसिटी कम भी हो जाए, कम भी रहे बहुत, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है ना, तो वो होगा इंटेंसिटी कम होने की वजह से आप लोगों को सैचुरेशन करंट कम मिलेगा, लेकिन वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर आएगा।
ओके, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिख देना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द इंस्टैन्टेनियस फेनोमेना। मतलब देखना, अगर किसी भी प्लेट के ऊपर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम, समझ लो, ये मेरा प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर कुछ इस तरह से फोटोन आ रहे हैं। अब देखना, जैसे ही ये फोटोन इसके ऊपर गिरते हैं ना, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। और ये जो गिरने वाला टाइम है और निकलने वाला टाइम डिफरेंस है, मतलब जब फोटॉन्स गिरते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये जो टाइम डिफरेंस है ना, दिस टाइम डिफरेंस इज लेस देन 10⁻⁻⁹ कैन यू इमेजिन? तो ये जो टाइम डिफरेंस होता है, देखना, ऐसा नहीं कि अगर फोटॉन्स गिरे उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ऐसा नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा इसको। सिर्फ टाइम 10⁻⁻⁹ से भी कम होता है, जहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टैन्टेनियस फेनोमेना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. तो ये कुछ चीजें हैं रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगले लेक्चर में जो कल होगा अपना, वहाँ पे हम थोड़े से ये न्यूमेरिकल्स देखेंगे। दो ही न्यूमेरिक, आई थिंक यहाँ पे दो ही रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि वेव थ्योरी ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, क्या क्या प्रॉब्लम थे वहाँ पे, व्हाई द वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये होने के बाद हम देखेंगे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन ने बहुत सही तरीके से इसे एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। वर्क फंक्शन का उसने यूज किया, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का यूज किया। तो कल वाले लेक्चर में हम वो देखेंगे, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन वी विल गो थ्रू सर्टेन न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखे हैं। ओके, ठीक है। हाँ सर। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन क्लियरली समझ में आया। बहुत ज़्यादा थ्योरी है ये चैप्टर। जस्ट आई विल सेव दिस। किसी को कुछ डाउट इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है, फिर देन वी विल स्टॉप टुडे। कल अपना लेक्चर रहेगा इवनिंग में, ले ले कल अराउंड 8:15 और 8। सर, कल प्रियदर्शिनी को छुट्टी रहेगी क्या? क्यों? सर, वो नेशनल हॉलीडे, स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया है तो। लता मंगेशकर जी की हाँ। वजह से? उद्धव तो ठाकरे ने ऐसा तो कुछ मैसेज आया नहीं है अभी आया है। तक। आया आया है है। क्या? मतलब न्यूज में आ रहा है। तो जस्ट वेट, अगर नहीं होता तो मॉर्निंग में ले लेते थे, हाँ चलेगा सर। बाकी लोगों को? हाँ हाँ सर चलेगा। अगर मॉर्निंग सर, में, अगर आपको पता चला तो आप मैसेज करेंगे क्या? क्योंकि फिर कोई टीचर डालता नहीं है जल्दी मैसेज। हाँ नहीं, ठीक है। मैंने के रखा है वो मैसेज, सपना मैम को, वो आएगी तो भेज देगी। सर हाँ हमें नहीं हाँ, सानिका आती सेंड। ग्रुप में तो नहीं आया अभी तक। हाँ, नहीं आया। ठीक है, वो शाम तक समझ में आएगा। अगर डिक्लेयर